बहुत समय पहले की बात है। समुद्र के किनारे बसे एक गांव में मोहन, सोहन और आदित्य नाम के 3 भाई रहा करते थे। तीनों में मोहन सबसे बड़ा था। तीनों भाई शिकार करने के बेहद शौकीन थे और अक्सर जंगल की ओर निकल जाया करते थे। एक दिन मोहन अपनी हवेली में बैठा हुआ था। उसी समय वहाँ सोहन आ पहुँचा। ओ भैया भैया, काफी दिन हो गए हम दोनों शिकार पर नहीं गए। ए भैया, आज तो जंगल में शिकार करने का मन कर रहा है, चलिए ना चलते हैं। सोहन की बात सुनकर मोहन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सच बताऊं सोहन, मैं भी बस बैठे बैठे यही सोच रहा था। मैं तो बस तुमसे बात करने आने ही वाला था, लेकिन चलो अच्छा हुआ कि तुम ही आ गए। अब जब शिकार पर चल ही रहे तो एक काम करो ना, आदित्य को भी बुला लो उसको। सोहन तुरंत वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद सोहन आदित्य को बुलाकर मोहन के पास ले आया। हाँ, आपने मुझे बुलाया भैया? हाँ आदित्य, देख भाई, आज मेरा और सोहन का तो शिकार करने का मन कर रहा है। ये बता, क्या तू भी हमारे साथ शिकार करने चलेगा? भैया कैसी बातें करते हैं? क्या मैंने इससे पहले कभी मना किया है क्या? मेरा भी आज जंगल घूमने का बड़ा मन कर रहा है, और शिकार ये तो सोने पे सुहागा जैसा हो जाएगा। बिल्कुल भैया, चलिए आज हो जाए जोरदार शिकार। कुछ ही देर में तीनों भाई अपने अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल गए। सुबह से लेकर शाम तक वो शिकार की खोज करते करते जंगल के अंत तक पहुंच गए, जहां सामने समुद्र का किनारा दिखाई देने लगा। दरअसल उन तीनों का गांव समुद्र के किनारे ही स्थित था। समुद्र की लहरों को देखते हुए मोहन ने गहरी सांस ली। हाँ, बाप रे बाप, लगता है कि आज हमारे भाग्य में शिकार था ही नहीं। हाँ, आप ठीक कह रहे भैया। चलिए, अब शिकार नहीं तो घर ही चलते हैं। अरे रे 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 रे, लेकिन घोड़े पर बैठे बैठे मेरा तो शरीर दुख गया। क्यों भैया, एक काम करते हैं ना, कुछ देर यहीं आराम कर लिया जाए, उसके बाद चलते हैं। ये बात भी सही है, मुझे भी थोड़ा आराम हो जाएगा। हाँ ठीक है। मोहन की नजरें सामने पड़ी एक बड़ी चट्टान पर गई। चलो आ जाओ, उस चट्टान पर बैठकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तीनों भाई घोड़ों से उतरकर चट्टान की ओर चले गए और वहां बैठकर ठंडी हवा का आनंद लेने लगे। उसी दौरान आदित्य की नजर चट्टान के नीचे पड़ी हुई एक वस्तु पर पड़ी। अरे, ये तो बड़ी ही विचित्र वस्तु लग रही है। आदित्य जैसे ही उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा, उसकी नजर चट्टान के नीचे रखे एक शिलालेख पर पड़ी। आदित्य ने शिलालेख को पलटकर देखा। शिलालेख पत्थर का बना हुआ था, जिसकी सतह पर बेहद बारीक नक्काशी की गई थी। उस पर एक सुंदर राजकुमारी की तस्वीर उकेरी हुई थी। राजकुमारी के चेहरे पर सौम्यता झलक रही थी। उसकी आंखें गहरे रंगों से बनी हुई थीं, जिनमें अजीब सी चमक थी। उसके वस्त्रों में लाल, नीले और सुनहरे रंगों का ऐसा तालमेल था, मानो किसी कुशल कलाकार ने बड़ी मेहनत से हर रंग को उकेरा हो। शिलालेख पर समय की हल्की मार के निशान थे, लेकिन फिर भी चित्र की सुंदरता कम नहीं हुई थी। आदित्य उस शिलालेख को गौर से देखने लगा और राजकुमारी की सुंदरता में खो गया। तभी आदित्य की नजर शिलालेख पर खुदी लिखावट पर पड़ी। इसमें तो कुछ लिखा हुआ है। आदित्य ने उस लिखावट को पढ़ा। जो भी मुझे ढूंढते हुए मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं उसी के गले में वरमाला डालूंगी। हाँ, ये पढ़ते ही आदित्य चौंक गया। वो तुरंत अपने बड़े भाई मोहन की ओर मुड़ा। अरे भैया, ये तो देखो, मुझे यहाँ ये शिलालेख मिला है और इसमें कितनी सुंदर राजकुमारी की तस्वीर बनी हुई है। देखो तो।
मोहन ने जैसे ही वो शिलालेख हाथ में लिया, उसकी नजर भी राजकुमारी के चेहरे पर टिक गई। वो कुछ पल तक उसे निहारता रहा और फिर शिलालेख सोहन की ओर बढ़ा दिया। सोहन भी राजकुमारी की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध रह गया। वाह 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 वाह, काश काश अगर मैं इसे ढूंढने में सफल हो जाता, मैं तो इसका पति बन जाता। हाँ। है मुझे भी ये राजकुमारी बहुत भा गई है भैया। अगर मैं इसे तलाशने में सफल हो गया ना, तो मैं भी इसका पति जरूर बनना चाहूंगा। है क्या खूबसूरती है, क्या आंखें हैं। अरे भैया, मेरी भी तो यही इच्छा है। एक काम करते हैं भैया, क्यों ना इस राजकुमारी को हम तीनों मिलकर तलाशें, क्या कहते हो? सोहन गहरी सोच में डूब गया। हाँ, लेकिन छोटे, राजकुमारी के रहने का कोई वर्णन तो इसमें लिखा नहीं है। हम तलाशेंगे कहाँ इसको? मोहन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अरे अगर लिखा ही होता तो फिर प्रतियोगिता किस बात की होती? हो सकता है कि राजकुमारी ये चाहती हो कि कोई इन्हें देखकर इनको ढूंढे। अगर वो अपने राज्य का नाम और अपना असली नाम इस शिलालेख में अंकित करवा देती तो फिर तो हर कोई उन तक पहुंच सकता था। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम तीनों इसे ढूंढने में सफल हो जाते हैं तो क्या हम तीनों उससे विवाह करेंगे? आदित्य कुछ देर सोचता रहा। बात तो आपकी सही है भैया, लेकिन पहले इस राजकुमारी को तलाशना भी तो जरूरी है। अब विवाह कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ये तलाशने के बाद तय कर लेंगे। क्या कहते हो भैया? वाह रे छोटे, ये कही तूने दिमाग वाली बात। चलो हम कल से ही इस राजकुमारी को ढूंढना प्रारंभ कर देते हैं। चलो। कुछ देर बाद तीनों भाई अपने अपने घर लौट आए। अगले दिन से तीनों भाई शिलालेख को साथ लेकर जगह जगह राजकुमारी के बारे में पूछताछ करने लगे। समय ऐसे ही बीतने लगा। दिन गुजरते गए, हफ्ते बीते और फिर महीने भी निकल गए, लेकिन हर बार उन्हें नाकामयाबी ही हाथ लगी। एक दिन तीनों भाई निराश होकर अपनी हवेली के बाहर बैठे हुए थे। हाँ, बाप रे बाप, महीनों बीत गए लेकिन उस राजकुमारी का कोई सुराग नहीं मिला। इन महीनों में न जाने कितने नगरों में हमने भ्रमण किया। मुझे तो अब शक होने लगा है कि पता नहीं वो राजकुमारी इस देश में रहती भी है कि नहीं रहती है, या फिर कहीं और है। क्या है समझ नहीं आता। मोहन की ये बात सुनकर आदित्य चौंक गया। भैया, हो सकता है कि वो राजकुमारी हमारे देश की ना हो, किसी दूसरे देश की हो। माने कि आखिर हमें वो शिलालेख समुद्र के किनारे चट्टान पर मिला था ना, और वहां तो अक्सर दूसरे देशों के जहाज आते जाते रहते हैं। क्या कहते हो? आदित्य की बात सुनकर सोहन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। है तेरे पास दिमाग तो है। बिल्कुल सही सोच रहा है छोटे। और इस हिसाब से तो हमें अपने गांव के सबसे बड़े व्यापारी धनीराम से सहायता लेनी चाहिए। क्या है कि धनीराम का व्यापार दूर दूर के देशों तक फैला हुआ है। क्या पता वो हमें कोई सुराग दे दे। क्या कहते हो? चलो। ये विचार आते ही मोहन, सोहन और आदित्य सीधे धनीराम की हवेली पहुंच गए। धनीराम तीनों भाइयों को देखकर चौंक गया। अरे वाह 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 वाह, आज गांव के 3 भाई एक साथ मेरी हवेली में। क्या बात है भाई, सब कुशल मंगल तो है। आदित्य ने धनीराम को शिलालेख दिखाया और सारी घटना बताते हुए अपनी बात रखी। हम तीनों भाइयों को ये शिलालेख मिला है धनीराम जी, और इसमें बनी राजकुमारी की तस्वीर हमें बहुत भा गई है। हमने कई नगरों में इसकी तलाश की, लेकिन कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। धनीराम जी, अगर तुम इस राजकुमारी को जानते हो तो हमें जरूर बताओ। धनीराम ने शिलालेख में अंकित राजकुमारी की तस्वीर को ध्यान से देखा।
वाह 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 वाह, इतनी सुंदरता तो बेमिसाल है। वाह, वैसे मैंने इस राजकुमारी को कभी देखा तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें यह बता सकता हूं कि ये किस देश की हो सकती है। अरे वाह, फिर तो जल्दी बताओ। हाँ, देखो, ये राजकुमारी की तस्वीर में जो ये हार पहना हुआ है ना, ये बड़ा ही विचित्र है, और इस तरह के हार हमारे देश में नहीं मिलते। एक बार व्यापार के सिलसिले में मेरा सिंदूर देश जाना हुआ था। वहां मैंने ऐसे ही हार बाजार में बिकते हुए देखे थे। तुम लोग वहीं जाकर पता लगा सकते हो कि ये राजकुमारी सिंदूर देश के किस नगर की है। धनीराम की बात सुनकर मोहन, सोहन और आदित्य के चेहरों पर प्रसन्नता छा गई। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर हम कल ही सिंदूर देश के लिए प्रस्थान करेंगे। धनीराम हल्की मुस्कान के साथ बोला। हाँ, सिंदूर देश में तुम्हें बहुत कुछ अद्भुत देखने को मिलेगा। क्या तुम जानते हो, वहां के अलग अलग नगरों में कुछ जादूगर भी व्यापार करने आते हैं। ये सुनकर तीनों भाई चौंक गए। क्या क्या मतलब? अरे मतलब ये कि जैसे हमारे देश के जादूगर दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं ना, और अजीब अजीब करतब दिखाते हैं, वैसे सिंदूर देश के जादूगर ऐसे नहीं होते। वो व्यापारियों की तरह जादुई वस्तुओं का व्यापार करते हैं, लेकिन हाँ, हर किसी को नहीं मिलते। केवल किस्मत वाले मनुष्य ही उनसे जादुई वस्तुएं प्राप्त कर पाते हैं। यहां तक कि सिंदूर देश का सम्राट भी उनसे सीधे तौर पर नहीं मिल सकता, क्योंकि वो अपनी पहचान छिपा कर रखते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अगर तुम्हारे भाग्य में उनकी कोई वस्तु लिखी हो तो उनसे सामना अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं चलता हूँ, नमस्ते। इतना कहकर धनीराम मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। अगले दिन मोहन, सोहन और आदित्य एक जहाज में सवार होकर सिंदूर देश की ओर रवाना हो गए। कई दिनों की यात्रा के बाद वो तीनों सिंदूर देश पहुंच गए। तीनों भाइयों ने एक सराय में ठहरने का निर्णय लिया। कुछ दिन वहां रुककर उन्होंने अपनी थकान उतारी। इसके बाद वो सराय के बाहर आकर शिलालेख लेकर सिंदूर देश के लोगों से पूछताछ करने लगे, लेकिन कोई भी उस राजकुमारी को पहचान नहीं पाया। थक हार कर तीनों भाई एक कुएं के पास बैठ गए। लगता है अब हमें वापस जाना होगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। अब इस राजकुमारी को हम तीनों भूल ही जाते हैं, इसी में हमारी भलाई है। नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि राजकुमारी को ढूंढते ढूंढते हम बूढ़े हो जाएं। बुढ़ापे में राजकुमारी बोले कि तुम तो बूढ़े हो गए, अब क्या शादी होगी। तभी वहाँ एक भिखारी औरत आ गई और उन तीनों की ओर देखकर भिक्षा मांगने लगी। आदित्य ने भिखारी औरत को एक सोने का सिक्का दे दिया। उसी समय भिखारी औरत की नजर आदित्य के हाथ में पकड़े शिलालेख पर पड़ी। शिलालेख में बनी तस्वीर को देखकर वो चौंक गई। ये तो हमारे राज्य की राजकुमारी है। ये सुनकर आदित्य चौंक गया। हाँ, अरे क्या अम्मा, क्या तुम इसे पहचानती हो? हाँ, क्यों नहीं। सिंदूर देश में एक सुंदर पहाड़ियों पर बसा हुआ राज्य है जिसका नाम केशव नगर है। ये केशव नगर की राजकुमारी है, राजकुमारी वसुंधरा। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो केशव नगर जाकर किसी से भी पूछ लेना। इतना कहकर भिखारी औरत वहां से चली गई। भिखारी औरत की बात सुनकर मोहन, सोहन और आदित्य खुशी से भर गए। हाँ चलो, आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई। अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा भैया। अब हम इस राजकुमारी की खोज में अपने देश से यहाँ तक आ गए हैं। अब बिना देरी किए हमें केशव नगर राज्य की ओर चलना चाहिए भैया। चलिए चलते हैं।
कुछ ही देर में तीनों भाई तैयारी करके सिंदूर देश के केशव नगर राज्य की ओर रवाना हो गए। अगले दिन वो तीनों केशव नगर राज्य पहुंच गए। आदित्य ने केशव नगर के एक वासी को शिलालेख दिखाया। जरा सुनिए सुनिए सुनिए, जरा ये देखिए, क्या ये राजकुमारी वसुंधरा है? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ से कुछ दूरी पर हमारे राजा विक्रम का महल है। वो उन्हीं की पुत्री राजकुमारी वसुंधरा है। भाई कसम से कहता हूँ, उनकी सुंदरता की मिसाल दूर दूर तक दी जाती है। चलो मैं तो चला भैया। इतना कहकर वो वासी वहां से चला गया। तीनों भाई अब सीधे महल की ओर प्रस्थान कर गए। कुछ ही देर में तीनों भाई केशव नगर राज्य के राज दरबार में खड़े थे। राजा विक्रम सिंहासन पर विराजमान थे। कौन हो तुम तीनों? सबसे पहले तो प्रणाम स्वीकार करें महाराज। मेरा नाम मोहन है और ये मेरे छोटे भाई सोहन और आदित्य हैं। महाराज, हम तीनों भारत देश से यहाँ एक राजकुमारी से मिलने के लिए आए हैं। राजा विक्रम के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अद्भुत अद्भुत। और कौन है वो राजकुमारी? मोहन ने मुस्कुराते हुए शिलालेख राजा विक्रम की ओर बढ़ा दिया। शिलालेख को देखते ही राजा विक्रम चौंक गए। फिर उसमें बनी तस्वीर को देखकर वो मुस्कुराए। वाह 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 वाह, ये तो हमारी पुत्री राजकुमारी वसुंधरा है। कुछ वर्षों पहले उसके जन्मदिन के अवसर पर हमने उसे ये शिलालेख भेंट में दिया था। बड़े मन से एक कुशल मूर्तिकार से इसका चित्र बनवाया गया था, लेकिन कुछ समय पहले ये शिलालेख अचानक से गायब हो गया। जब हमने अपनी पुत्री से पूछा तो उसने कहा कि उसे भी नहीं पता कि ये कहाँ गया है। राजा विक्रम कुछ क्षण रुके। लेकिन साथ ही उसने हमसे एक बड़ी ही विचित्र बात भी कही थी। मोहन चौंक गया। विचित्र बात? कौन सी विचित्र बात महाराज? उसने हमसे कहा था कि जब भी ये शिलालेख लेकर कोई पुरुष राज दरबार में उपस्थित होगा तो उसे सम्मान सहित उसके कक्ष में ले जाकर मुझसे अवश्य मिलवाया जाए, मतलब कि राजकुमारी से मिलवाया जाए। और हमें विश्वास था कि कभी ना कभी कोई पुरुष यहां जरूर आएगा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि एक नहीं बल्कि तीन पुरुष आएंगे। चलो हम तुम्हें अपनी पुत्री से मिलवाते हैं, चलो। राजा विक्रम तीनों भाइयों को राजकुमारी वसुंधरा के कक्ष में ले आए और बाहर चले गए। राजकुमारी वसुंधरा ने तीनों को देखा। तुम कौन हो? आदित्य ने शिलालेख राजकुमारी की ओर बढ़ा दिया और सारी घटना बता दी। इस शिलालेख को पढ़कर हम तीनों भाई तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए हैं। राजकुमारी वसुंधरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुझे विश्वास था कि ये शिलालेख जिस किसी पुरुष को भी मिलेगा ना, और अगर उसके मन में मेरे लिए सच्चा प्रेम होगा तो वह मुझ तक अवश्य पहुंचेगा। काफी समय पहले मैं भारत देश की यात्रा पर गई थी। वहाँ एक बंद दरगाह पर मेरा रुकना हुआ और मैंने ये शिलालेख एक चट्टान पर लिख कर फेंक दिया था। इतना कहकर राजकुमारी चुप हो गई और गहरी सोच में डूब गई। लेकिन अब मैं असमंजस में पड़ गई हूँ। हम समझे नहीं। मैंने शिलालेख में लिखा था कि जो भी पुरुष मुझे ढूंढते हुए मुझ तक पहुंचेगा मैं उसके गले में वरमाला डालूंगी। लेकिन तुम तीनों मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आए हो और तुम तीनों सगे भाई भी हो। मैं तुम तीनों के गले में वरमाला नहीं डाल सकती। उसी समय राजा विक्रम कक्ष में आ गए। इसका एक उपाय है पुत्री। तो फिर जल्दी बताओ पिताजी। तुम इन तीनों को एक प्रतियोगिता दो। ये तीनों तुम्हारे लिए अलग अलग नगरों से सबसे सुंदर और अद्भुत भेंट लेकर आएंगे। जो भेंट तुम्हें सबसे अधिक प्रिय लगे उसी के गले में तुम वरमाला डाल देना।
राजकुमारी वसुंधरा को अपने पिता का ये उपाय पसंद आ गया। वो तीनों भाइयों को ध्यान से देखने लगी। मोहन मुस्कुराया। ठीक है, हमें आपके सुझाव पसंद आए। हम तीनों अलग अलग नगरों में जाकर आपके लिए सुंदर और अद्भुत भेंट लाने का प्रयास करेंगे राजकुमारी, और जो भेंट आपको सबसे अधिक सुंदर लगे आप उसी के गले में वरमाला डाल दीजिएगा। ठीक है, आज्ञा दीजिए। कुछ देर बाद तीनों भाई महल से बाहर आ गए और अपने अपने घोड़ों पर सवार हो गए। मोहन ने सोहन और आदित्य की ओर देखा। हाँ, तो भाइयों, हम तीनों को यह अवसर गंवाना नहीं चाहिए। सोहन, तुम एक काम करो, तुम पूर्व दिशा की ओर रवाना हो जाओ। आदित्य, तुम पश्चिम दिशा की ओर रवाना हो जाओ और मैं दक्षिण दिशा की ओर जाता हूं। 1 महीने बाद हम तीनों इसी स्थान पर दोबारा मिलेंगे। ठीक है, चलो। इतना कहकर तीनों भाई अपनी अपनी दिशाओं की ओर रवाना हो गए। कुछ दिनों की यात्रा के बाद मोहन एक नगर में प्रवेश कर गया और एक व्यक्ति से बोला, सुनिए, इस नगर का नाम क्या है? इस नगर का नाम है दुर्गा नगर। मोहन दुर्गापुर के बाजार में राजकुमारी वसुंधरा के लिए भेंट तलाशने लगा, लेकिन काफी देर तक देखने के बाद भी उसे कोई ऐसी वस्तु पसंद नहीं आई जो उसे अद्भुत लगे। निराश होकर मोहन बाजार से लौटने ही वाला था कि तभी उसकी नजर एक बहुत ही सुंदर आईने पर पड़ी। वो आईना सोने के बने हुए सुंदर फ्रेम में जड़ा हुआ था। मोहन ने आगे बढ़कर उस आईने को उठाया। वाह 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 वाह, ये तो बड़ा ही कीमती और सुंदर आईना लग रहा है। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आ गई। इस आईने को रख दो, तुम इसे नहीं खरीद पाओगे। अरे 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 अरे, क्यों नहीं खरीद पाऊंगा? इस आईने की क्या कीमत है, बताइए। बूढ़ी औरत के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। पूरे 1000 सोने के सिक्के। ये सुनकर मोहन चौंक गया। क्या? ये कैसा मजाक है अम्मा? 1000 सोने के सिक्के, ये तो बहुत ज्यादा कीमत है। बूढ़ी औरत शांत स्वर में बोली, इसकी कीमत ज्यादा होने की 2 वजह हैं। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं वो 2 वजहें कौन सी हैं? पहली वजह तो ये है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम बाजार में मुझसे मिले हो। इतना कहकर बूढ़ी औरत मोहन के नजदीक आई और उसके कान में आहिस्ता से बोली, मैं एक व्यापारी जादूगरनी हूँ। ये सुनकर मोहन चौंक गया। उसके मन में धनीराम की कही हुई सारी बातें एक एक करके याद आने लगीं। बूढ़ी औरत के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। और दूसरी वजह ये है कि ये आईना साधारण आईना नहीं है, बल्कि एक जादुई आईना है। बूढ़ी औरत ने आईने की ओर इशारा किया। इस आईने का चमत्कार ये है कि यदि प्रातःकाल कोई भी व्यक्ति इसमें देखे और मन में किसी देश या किसी नगर का स्मरण करे, तो ये जादुई आईना उसे उस देश या उस नगर की वर्तमान स्थिति दिखा देता है। बूढ़ी औरत बोलती चली गई, अगर ये आईना किसी राजा के पास पहुंच जाए तो वो अपने महल में बैठे बैठे ही अपने शत्रुओं की स्थिति देख सकता है, यहाँ तक कि उन नगरों के सुंदर और मनमोहक दृश्य भी देख सकता है, जहाँ पहुंचने में महीनों लग जाते हैं। ये सब सुनकर मोहन के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। हाँ, तब तो ये आईना राजकुमारी के लिए एक अद्भुत भेंट होगी। ठीक है, ठीक है। इतना कहकर मोहन ने 1000 सोने के सिक्के बूढ़ी औरत को दे दिए और उस जादुई आईने को लेकर वापस प्रस्थान कर गया। दूसरी ओर सोहन एक दूसरे नगर में पहुंचा और एक व्यक्ति से बोला, ओ भाई साहब, ये कौन सा नगर है ये? नगर के वासी ने सोहन को ऊपर से नीचे तक देखा। लगता है तुम नए हो, कुंदन नगर है ये। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि कुंदन नगर का बाजार कहाँ है? दरअसल मैं एक अद्भुत तोहफा खरीदने के लिए इस नगर में आया हूँ। वो व्यक्ति मुस्कुराया।
यहाँ से सीधे दाहिनी दिशा की ओर मुड़ जाओ। वहाँ कुंदन नगर का बहुत बड़ा बाजार लगता है। वहाँ तुम्हें एक से एक अच्छे तोहफे मिल जाएंगे। जाओ। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। कुछ ही देर बाद सोहन एक बड़े और सुंदर बाजार में खड़ा था। वो राजकुमारी वसुंधरा के लिए तोहफा तलाशने लगा। तभी उसकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी, जिसके पास एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत कालीन रखी हुई थी। सोहन उस बूढ़े व्यक्ति के पास गया। वाह 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 वाह, मुझे ये कालीन बहुत पसंद आई। काका, ये कालीन तुम मुझे बेचोगे? बूढ़े व्यक्ति ने सोहन को देखा। हाँ हाँ, जरूर बेचूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इसकी कीमत दे पाओगे बेटा। ये सुनकर सोहन चौंक गया। अरे, क्या बात करते हो काका? इसकी ऐसी भी क्या कीमत है? बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया। 2000 सोने के सिक्के। सोहन और भी ज्यादा चौंक गया। क्या? 2000 सोने के सिक्के? क्या मजाक है काका? आखिर इस कालीन में ऐसे कौन से हीरे मोती जड़े हैं जो 2000 सोने के सिक्के? बूढ़े व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहा। बेटा, इसकी कीमत के 2 कारण हैं। अच्छा, तो फिर मैं जानना चाहता हूँ बाबा कि वो कारण क्या हैं? कौन से 2 कारण हैं? बूढ़ा व्यक्ति सोहन के नजदीक आया और आहिस्ता से बोला। हाँ, तो बेटा, पहला कारण तो ये है कि तुम बहुत किस्मत वाले हो, क्योंकि कुंदन नगर के इस बाजार में तुम्हें एक व्यापारी जादूगर मिला है, और मैं वो जादूगर हूँ। ये सुनकर सोहन चौंक गया। उसके मन में भी धनीराम की बातें गूंजने लगीं। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया। हाँ, और दूसरा कारण ये है कि ये कालीन साधारण नहीं है, बल्कि ये जादुई कालीन है। इस पर बैठकर तुम जहां जाने का आदेश दोगे, ये तुम्हें उड़ाकर वहीं पहुंचा देगी। महीनों का सफर तुम कुछ ही घंटों में तय कर सकते हो। हाँ। ये सुनकर सोहन मुस्कुरा उठा। अरे वाह 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 वाह! तब तो ये भेंट राजकुमारी वसुंधरा को अवश्य पसंद आएगी। हाँ ठीक है काका, अरे ये पकड़ो 2000 सिक्के। सोहन ने तुरंत सोने के सिक्कों से भरी थैली व्यापारी जादूगर को दे दी और जादुई कालीन लेकर वापस प्रस्थान कर गया। तीसरी ओर सबसे छोटा भाई आदित्य भी एक नगर में पहुंचा और वहां खड़े एक व्यक्ति से बोला। भैया, क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सा नगर है? अरे भाई, चंदन नगर है ये, और कौन सा नगर है? जिसको देखो वही पूछता है कौन सा नगर। इतना कहकर वो वासी वहां से चला गया। आदित्य चंदन नगर की गलियों में घूमने लगा। कुछ देर बाद उसकी नजर वहां के एक बहुत बड़े बाजार पर पड़ी। आदित्य ने अपने घोड़े का रुख बाजार की ओर कर दिया और राजकुमारी वसुंधरा के लिए तोहफा तलाशने लगा। उसने पूरा बाजार छान मारा, लेकिन उसे कोई भी ऐसा तोहफा पसंद नहीं आया जिसे वो राजकुमारी के योग्य समझ सके। आदित्य निराश होकर बाजार से जाने ही वाला था कि तभी उसकी नजर एक सोने की कंघी पर पड़ी। उस कंघी के सामने एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। आदित्य ने आगे बढ़कर वो सोने की कंघी उठा ली। हाँ, ये तो बड़ी ही सुंदर कंघी है। ये राजकुमारी वसुंधरा को जरूर पसंद आएगी। तभी बूढ़े व्यक्ति ने आदित्य की ओर देखा। अरे रखो, इस कंघी को वहीं रख दो। रखो रखो, नौजवान, रखो इस कंघी को वहीं पे। तुम इसको नहीं खरीद पाओगे, रख दो इसको। ये सुनकर आदित्य चौंक गया। अरे क्या मतलब है बाबा? इसमें ऐसा क्या है? क्या वैसे कीमत क्या है इसकी? अरे इसकी कीमत है 3000 सोने के सिक्के। आदित्य बुरी तरह चौंक गया। क्या 3000 सोने के सिक्के?
बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और धीरे धीरे आदित्य के पास आ गया। अरे बेटा, इसके दो कारण हैं। पहला ये कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि इस बाजार में तुम्हें एक जादूगर व्यापारी मिला है, और वो मैं ही हूँ। ये सुनते ही आदित्य के मन में धनीराम की कई बातें गूंजने लगीं। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, और इसका चमत्कार मैं तुम्हें नहीं बता सकता। समय आने पर यह कंघी तुम्हें स्वयं बताएगी, और वो समय कब आएगा ये कंघी स्वयं तय करेगी। हो सकता है कि वो समय इसी जन्म में आए या फिर अगले जन्म में। आदित्य और भी चौंक गया। हाँ, यह कैसी बात हुई? अरे जो है यही बात है, खरीदना हो खरीदो, नहीं तो जा सकते हो। आदित्य कुछ देर तक कंघी को देखता रहा। हाँ, जो भी हो, मुझे ये कंघी राजकुमारी के लिए बहुत पसंद आई है। अब ये जादुई हो या साधारण, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो। इतना कहकर आदित्य ने 3000 सोने के सिक्के बूढ़े व्यापारी को दे दिए और वापसी के लिए प्रस्थान कर गया। कुछ दिनों बाद तीनों भाई उसी स्थान पर मिले जहां से वो 1 महीने पहले अलग अलग दिशाओं में रवाना हुए थे। तीनों भाई बिना देर किए महल की ओर दौड़ पड़े। महल पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां बहुत अधिक भीड़ लगी हुई थी। राजा विक्रम निराश मुद्रा में बैठे थे। तीनों भाइयों को देखते ही राजा विक्रम की आंखों में आंसू बहने लगे। अरे 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 अरे, महाराज, आपकी आंखों में आंसू क्यों है? क्या हो गया? राजा विक्रम ने भारी स्वर में कहा, अरे हम क्या बताएं। तुम तीनों के जाने के बाद राजकुमारी वसुंधरा बहुत बीमार पड़ गई। हमने कई वैद्यों को दिखाया, लेकिन कोई भी उन्हें ठीक नहीं कर पाया, कोई लाभ नहीं हुआ। सभी वैद्यों ने कह दिया कि ये विचित्र बीमारी है जिसका इलाज इस संसार में संभव नहीं है। वो बस कुछ समय की मेहमान है, उसकी सुंदरता भी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। ये सुनकर तीनों भाई बुरी तरह चौंक गए। हो, क्या हम राजकुमारी को देख सकते हैं महाराज? हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं, चलो मेरे साथ चलो, आओ आओ आओ। राजा विक्रम तीनों भाइयों को राजकुमारी वसुंधरा के कक्ष में ले गए। जैसे ही तीनों की नजर राजकुमारी पर पड़ी, वो स्तब्ध रह गए। कुछ दिन पहले जो राजकुमारी अत्यंत सुंदर थी, अब वो दुर्बल हो चुकी थी। शरीर पर केवल हड्डियों का ढांचा ही शेष था। राजकुमारी खांस रही थी। तीनों को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या तुम तीनों मेरे लिए तोहफे लाए हो? राजा विक्रम ने आहिस्ता से तीनों भाइयों की ओर देखा। मैं जानता हूँ, अब शायद तुम तीनों में से कोई भी हमारी पुत्री को पसंद ना करे। उसकी सुंदरता समाप्त हो चुकी है और वो मृत्यु की कगार पर है। लेकिन कृपया करके उसे ये मत जताना, नहीं तो उसका मन टूट जाएगा, ठीक है? तीनों भाई मौन रहे। मोहन आगे बढ़ा। राजकुमारी जी, आपके लिए मैं एक ऐसा जादुई आईना लाया हूं जिससे आप संसार के किसी भी सुंदर स्थान को देख सकती हैं। ये आईना आपको वास्तविक दृश्य ही दिखाएगा। अद्भुत! राजकुमारी ने फिर सोहन की ओर देखा। और क्या तुम भी मेरे लिए कुछ लाए हो? हाँ राजकुमारी, मैं आपके लिए एक जादुई कालीन लाया हूँ जिस पर बैठकर आप कहीं भी यात्रा के लिए जा सकती हैं। महीनों का सफर कुछ ही समय में पूरा किया जा सकता है। राजकुमारी हल्का सा मुस्कुराई और फिर खांसने लगी। इसके बाद उसकी नजर आदित्य पर गई। आदित्य ने वो कंघी आगे बढ़ाई। राजकुमारी जी, मुझे आपके लिए ये कंघी बहुत पसंद आई थी। ये जादुई है, लेकिन इसका क्या चमत्कार है ये इसके मालिक ने भी नहीं बताया।
राजकुमारी ने तीनों भाइयों की ओर देखा। तुम तीनों के तोहफे मुझे बहुत पसंद आए, लेकिन मैं ये निर्णय नहीं कर पा रही हूँ कि विवाह किससे करूँ। मोहन, जो अब तक संयम बनाए हुए था, आगे आया। क्षमा कीजिएगा राजकुमारी, अब मैं आपसे विवाह नहीं करना चाहता, क्षमा कीजिएगा। सोहन भी आगे आया। क्षमा कीजिएगा राजकुमारी, ना तो मैं अब आपसे विवाह करना चाहता हूँ, ना ही वो तोहफा आपको देना चाहता हूँ। क्षमा कीजिएगा। मोहन और सोहन ने राजा विक्रम की ओर देखा। राजा विक्रम की आंखों में आंसू बहने लगे। इसमें तुम दोनों का कोई दोष नहीं है। कोई भी होता तो यही करता। तभी आदित्य आगे बढ़ा। नहीं 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 नहीं, लेकिन मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। मेरी नजर में आप आज भी उतने ही सुंदर हैं जितनी पहले थी। मेरी आंखों में आपकी वही छवि है जो मैंने पहली बार शिलालेख में देखी थी। राजकुमारी वसुंधरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी क्षण आदित्य के हाथ में पकड़ी कंघी रंग बिरंगी रोशनी से चमकने लगी। कंघी से एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। मेरे चमत्कार करने का समय आ गया है। इस कंघी को राजकुमारी के बालों में फेर दो, उनका रोग समाप्त हो जाएगा। इस कंघी का चमत्कार ये है कि यदि इसे किसी रोगी के बालों पर फेरा जाए तो वो कितनी भी भयंकर बीमारी से पीड़ित क्यों ना हो, स्वस्थ हो जाएगा और उसकी सुंदरता लौट आएगी। आदित्य तुरंत आगे बढ़ा और कंघी राजकुमारी के बालों में फेर दी। अगले ही पल रंग बिरंगी रोशनी फैल गई। राजकुमारी वसुंधरा का शरीर स्वस्थ होने लगा। उसकी बीमारी दूर हो गई और उसकी सुंदरता लौट आई। ये दृश्य देखकर राजा विक्रम की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। राजकुमारी उठकर खड़ी हो गई। तुम ही मेरे पति बनने के सच्चे हकदार हो। मोहन और सोहन ने सिर झुका लिया। सिर झुकाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम दोनों मेरी बेटी की सुंदरता से प्रेम करते थे, लेकिन आदित्य ने हमारी बेटी से उसके रूप से नहीं बल्कि उसके अस्तित्व से प्रेम किया। मोहन और सोहन मुस्कुरा दिए। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं महाराज, सही कह रहे हैं। कुछ ही दिनों में आदित्य और राजकुमारी वसुंधरा का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के बाद राजा विक्रम ने आदित्य से कहा, अब मैं अपने राज्य की बागडोर तुम्हें सौंपता हूँ आदित्य, और मैं शेष जीवन भगवान की भक्ति में बिताना चाहता हूँ। तभी मोहन और सोहन वहां आए। हाँ, अब हम चलते हैं आदित्य, लेकिन हम तुमसे मिलने आते रहेंगे। हाँ, और अब तो हमें तुम तक पहुंचने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। क्यों भैया, हमारे पास तो जादुई कालीन है ना। मोहन मुस्कुराया। और मेरे पास है जादुई आईना, हम उसी से तुम्हारी कुशलता देखते रहेंगे। दोनों भाई प्रसन्न होकर वहां से चले गए।